इंडियन आर्म फोर्सेस को कोई आप मान लो कि फाइटर जेट्स चाहिए, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन इज़ दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो फाइटर एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करता है, डेवलप करता है और टेस्ट करता है उसको। मेरे 10th में थे ऑलमोस्ट लाइक 87%, और जब मैं 11th में आई तो मेरा मतलब 40% मतलब मेरे को अचीव करना मुश्किल हो गया था। क्योंकि तो दीदी बोलती रहती थी कि शारदा बस कहीं हो ना हो पेट में ही होना चाहिए तेरा। शी इज़ द ओनली इंस्पिरेशन। यस, जिस प्रोजेक्ट के साथ पूरा आड़ा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो है LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। वो मुझे हर बार क्लास में बोलता था कि तूने क्या सोच के इंजीनियरिंग लिया है, तूने क्या सोच के तूने नॉन मेडिकल लिया है। तो क्योंकि आप सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं डेवलप कर रहे हो, आप कंट्री में पूरा एरोस्पेस से रिलेटेड इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हो। फर्स्ट टाइम ऐसा। हाँ, जब हमारे आसपास मतलब मेरे दोस्त हैं कुछ तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, कुछ हैं यूपी से। हाँ। सबको किन्नौर गाने सिखा रखे हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक खास मेहमान शारदा नेगी, जो किन्नौर ज़िले से संबंध रखती है। एक नेसंग छोटा सा गांव है किन्नौर का, वो वहाँ से निकल के इस वक्त भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में वो एक फाइटर जेट डिज़ाइन कर रही है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि वो कैसे उन्होंने कब ये प्लानिंग किया था, गांव से कैसे वो बाहर निकले और आज इतने बड़े विश्व पटल तक पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले शारदा जी, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। थैंक यू सो मच। तो ये कोइंसिडेंस हुआ है कि पिछले 2 दिन पहले वो यहाँ पर पहुँचे IIT गुवाहाटी कैंपस में, और हमने प्लान कर दिया कि चलो एक वीडियो बनाते हैं, जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे। तो सबसे पहले बेसिकली मैं आपकी जर्नी के बारे में मतलब स्कूल से जानना चाहूँगा कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है और आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है और कैसे आप आड़ा तक पहुँचे हो। मैं एक्चुअली मेरी स्कूलिंग तो मेरे गांव से हुई है। मैं फर्स्ट से 9th तक, सॉरी 5th से 9th तक मैं अपने गांव में पढ़ी हूँ, नेसंग में। हमारा सरकारी जो होता है सर्व शिक्षा अभियान के अंदर पढ़ता है, सभी लोग वहीं से पढ़े। हाँ। उसके बाद 9th में एक मेरे मामा जी हैं, टाशू नेगी करके कानम से हैं। वो वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे। उनकी ट्रांसफ़र हो गई 9th में। जब मैं 9th में थी, जब मैं 10th में हो गई थी तो उनकी ट्रांसफ़र हो रही थी कोठी स्कूल में। तो उन्होंने बोला कि तू मतलब पढ़ने में ठीक ठाक है, शायद तेरे को मतलब बड़ी स्कूल में डालना चाहिए। वो मुझे लेके आए नेसंग से बाहर। तो उन्होंने उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। अच्छा। मेरा स्कूल का खर्चा, जो भी रहना सहना, सब कुछ उन्होंने किया। तो 10th स्टैंडर्ड मेरा है कोठी से। देवी चंडिका गवर्नमेंट हाई स्कूल कोठी करके है, वहाँ से मैंने अपना 10th किया। फिर मैंने 11th 12th में मैंने चंडीगढ़ गई थी। मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 37 से हूँ। मैंने 11th 12th किया। उसके बाद 11th 12th के बाद हमारे उस टाइम में AIEEE और JEE दोनों होता था। तो मेरा AIEEE हो गया था और मैंने फिर PEC में एडमिशन ली। PEC में मैंने अपना BTech किया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उसके बाद हमारा कैंपस प्लेसमेंट होता है, तो मैं आड़ा में कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू पहुँचे आड़ा में। हाँ जी। इस टाइम आप किस तरह का काम कर रहे हो, आड़ा में क्या करते हैं खासकर? बहुत सारे लोग होते हैं, वैसे आप क्या कर रहे हो? एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अगर इंडियन आर्म फोर्सेस को कोई आप मान लो कि फाइटर जेट्स चाहिए, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन इज़ दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो फाइटर एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करता है, डेवलप करता है और टेस्ट करता है उसको हिंदुस्तान के अंदर। हाँ जी, एजेंसी है। हाँ जी, हमारी एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है ADA करके। तो मैं उस ADA में एरोडायनेमिक्स एंड परफॉर्मेंस एक डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट काम करता है एयरक्राफ्ट का एक्सटर्नली वो कैसे दिखाई देगा, उसमें विंग्स होंगे, है ना, उसकी बॉडी कैसे दिखेगी, कितना बड़ा कितना छोटा, उसका काम है हमारा। मैं बहुत ब्रॉड सेंस में बता रही हूँ क्योंकि अगर डीप में जाऊँगी तो शायद ये पूरा वीडियो थोड़ा बोरिंग टाइप का हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम जानना चाहेंगे। वैसे भी सब लोगों को नहीं मालूम होता है और हम सच में क्यूरियस है। मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ, तभी मैं आपको तब से कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ पिछले काफ़ी टाइम से। हाँ, मतलब एयरक्राफ्ट देखो, हर जो चीज़ जो हमको मतलब समझ, शायद हमें मतलब एकदम से समझना है, हमें लगता है कि हाँ यार ये चीज़ कुछ बढ़िया है, तो बढ़िया है, मतलब फील्ड बहुत अच्छा है, कुछ नया है। छोटे में जब हम मतलब हमारे चलो किन्नौर साइड तो कोई है नहीं एयरपोर्ट वगैरह, तो कभी हेलीकॉप्टर जाते देखते थे तो बचपन से येलो करते रहते हैं। हाँ, तो अब उसको समझने, अब आप उससे समझ रहे हो कि ये कैसे उड़ता है, इसमें क्या चीज़ होती है, तो हाँ थोड़ा एक्साइटिंग लगता है। एक नॉर्मल जो हेलीकॉप्टर हम देखते हैं और एक फाइटर जेट है, क्या डिफरेंस रहता है इन दोनों में? दोनों का काम करने का तरीका अलग है। जैसे हेलीकॉप्टर में क्या होता है कि जो ब्लेड है, हेलीकॉप्टर में ब्लेड है वो रोटेट करती है। रोटेशनल वेलोसिटी की वजह से आप उसमें लिफ्ट जनरेट करते हो। बट जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं मोस्टली वो होते हैं फिक्स्ड विंग, उसमें कुछ रोटेटिंग नहीं है। तो एक मतलब विंग जो होता है वही उसका
देखो किसी भी चीज़ को हवा में उड़ने के लिए एक ऐसा फोर्स होना चाहिए जो उसके वेट को बैलेंस करे ना। अगर वो फोर्स, जैसे मैं इसको किसी चीज़ को उठा रही हूँ, मेरे उठाने का जो फोर्स है वो उसके वेट से ज़्यादा होना चाहिए ना, तभी वो उठ पाएगी। तो एक जो एयरक्राफ्ट में जो चीज़ होती है जो उसको वो फोर्स प्रोवाइड करती है उसको विंग बोलते हैं। तो ये जो विंग है वो फिक्स्ड होती है, इसलिए उसको उसमें एक फिक्स्ड विंग फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं। जिस तरह की आप एयरक्राफ्ट इस वक्त डिज़ाइन कर रहे हो वो पूरी तरह से स्वदेशी है या उसमें कुछ नहीं, आप ये समझ लो कि ये 75% आपका इंडिजिनाइजेशन है। एक्चुअली मेन पर्पस ही इंडिजिनाइजेशन का है। ओके। जब आप इंडिजिनाइज करते हो तो आप उसमें कस्टमाइज कर सकते हो कि मैं ये ऐड करूँ, मैं वो ऐड करूँ। अगर आप बाहर से खरीद के लाओगे तो आपके पास जो है फ्रीडम ऑफ चेंजिंग कंपोनेंट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए मतलब इंडिजिनाइजेशन इज द मेन पर्पस। ओके, तो क्या नाम क्या है आप जिसको डेवलप कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, क्या हमारा है पहले का मतलब जो प्रोजेक्ट हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। हमारा जो मेन जिस प्रोजेक्ट के साथ पूरा आड़ा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो है LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। तेजस काफ़ी पॉपुलर है। तेजस बहुत पॉपुलर है। तेजस के बनने के लिए सिर्फ आड़ा ही नहीं, आड़ा के साथ एक पूरा एरोस्पेस इकोसिस्टम डेवलप होता है। तो ये जो एक एयरक्राफ्ट बनता है उसका डिज़ाइनिंग होती है, सब कुछ कंपोनेंट बनने के बाद जब वो बिल्कुल तैयार होता है कितना टाइम लगता है इसको बनने में? देखिए जब अगर कंट्री के पास ऑलरेडी ऐसा कैपेबिलिटी है, आपके पास उतने एरोस्पेस इंजीनियर्स हैं, हर चीज़ बनाने के लिए आपके पास कंप्यूटर्स हैं, आप समझोगे नहीं कितना कंप्यूटिंग पावर इज रिक्वायर्ड। अगर वो सब अवेलेबल है, आपके पास प्रायर नॉलेज है, आपके पास लेगेसी डेटा है, आपको शायद 20 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, बट 5 साल LCA को लगे हैं 30 से ऊपर। क्योंकि आप सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं डेवलप कर रहे हो, आप कंट्री में पूरा एरोस्पेस से रिलेटेड इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हो। फर्स्ट टाइम ऐसा। हाँ, जब आप ये सोचो जब LCA शुरू हुआ, इंडिया में कितने एरोस्पेस कॉलेजेस होंगे? पहले उस पर काम करने के लिए लोगों को नॉलेज तो होना है। कितने कॉलेजेस है? अब तो आप अनगिनत हैं, हर और अनगिनत छोड़ो, उस क्लास में ही 120 बच्चों का एक सेक्शन है। ओके। तो इतना तक एक एयरक्राफ्ट बनने के साथ साथ पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। आप ऐसे समझ के चलो। आपकी तो कैंपस प्लेसमेंट हुई है। हाँ जी। पर अगर कोई बच्चा किसी और कॉलेज में पढ़ रहा है, उसकी कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो रही, मान लो आड़ा वहाँ तक गया नहीं, तो अगर उसको भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना है तो कैसे वो वहाँ तक पहुँच सकता है? क्या अभी क्या है, एंट्री लेवल पे हमारा साइंटिस्ट हमारी पोस्ट होती है, साइंटिस्ट B, C, साइंटिस्ट D, साइंटिस्ट E करके। तो एंट्री अगर मैं साइंटिस्ट D हूँ अभी, तो साइंटिस्ट B हमारा एंट्री लेवल है। उसके लिए आपको पहले गेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका गेट क्वालिफाइड है तो अगर कोई रिक्रूटमेंट आई है आड़ा की तरफ से तो आपको रिटन एग्जाम देना है आपको। अगर आपका रिटन एग्जाम क्लियर हुआ फिर आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपका इंटरव्यू भी क्लियर हुआ तब आप आड़ा में आपको जॉब मिल जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम करियर बना सकते हैं। इस तरह से आप करियर बना सकते हैं। करियर के पर्सपेक्टिव में कैसा है ये फील्ड? बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। जब आप गए थे और अब मैं, आप कितने साल हो रहे हैं आपको वहाँ पर? मुझे इस अगस्त में 10 साल हो जाएंगे। और 10 साल से वहाँ पर? 10 साल से हूँ और कभी मुझे ये नहीं लगा कि मेरा जो है वो ग्रोथ मेरा कम हो गया है। आप बीटेक के बाद डायरेक्ट गए थे? मैं बीटेक के बाद डायरेक्ट गई हूँ और उसके बाद मैंने आड़ा से ही एमटेक किया है, IISc बैंगलोर से। तो हमारा एक स्पॉन्सरशिप होता है, आप किसी भी कॉलेज में जाके हायर एजुकेशन गेन कर सकते हैं। तो मैंने IISc ज्वाइन किया था, 2020 का मेरा बैच था, 18 से 20 का। आपको मतलब ये जानना चाहूँगा कि आप कैसे, आप मतलब हमेशा मोटिवेटेड, आपको किसने इंस्पायर किया, आप कैसे पहुँचे हो? देखो, जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज आए थे, सबको होता है 12th के बाद हमको इंजीनियरिंग की फील्ड ही नहीं पता होते हैं, है ना? तो अब तो पता है, पहले तो 10 साल पहले अलग था, कुछ भी नहीं पता था। और जब आप कोठी स्कूल से आते हो आपको क्या पता रहता है कि कौन कौन सी इंजीनियरिंग है। तो जब मेरे साथ मेरी सबसे बड़ी सिस्टर थी, ज्ञाननी की, मेरे सबसे बड़े दीदी थे। हाँ, अभी वो नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला था, एक्चुअली चंडीगढ़ में तब पेक मतलब टॉप मोस्ट कॉलेज था। वो अभी भी है। वो बहुत सारे टॉप लेवल की इंस्टीट्यूट से भी आ गया। हाँ, तो मेरी बहन मुझे बोलती रहती थी। चावला वहीं से? हाँ जी। आप उसी कॉलेज से हो? हाँ, उसी कॉलेज से हो। तो दीदी बोलती रहती थी कि शारदा बस कहीं हो ना हो, पेक में ही होना चाहिए तेरा। अच्छा, उनको पहले पता था? उनको पता था क्योंकि वो चंडीगढ़ में PGI से BSc नर्सिंग कर चुकी थी। अच्छा, तो वहाँ पे वो एज अ नर्स स्टाफ वो क्या करते, जॉब करती थी। तो बस उनका ये था, चाहे कुछ हो ना हो तेरा पेक में हो जाना चाहिए। क्योंकि वो खुद MBBS करना चाहती थी बट फैमिली रीजंस के वजह से शी कुड नॉट कंटिन्यू। तो मुझे बोलती रहती थी अगर तेरा यहाँ हो गया ना, मैं समझूंगी मैं डॉक्टर बन गई हूँ। मतलब इतना उनको वो था। तो
आदमी पुश करता है क्योंकि आपको पता है कि एक ही आदमी है जिस मतलब यू वांट टू लिव अप टू दैट ड्रीम्स, सो ऐसा पुश किया। शी इज़ द ओनली इंस्पिरेशन। यस। अच्छा लगा हमें ये सब जान करके। आप इतने साल से आप बाहर रह रहे हो, तो किन्नौर वगैरह कब होता है आपका जाना? मैं साल में एक बार ज़रूर किन्नौर जाती हूँ। मतलब मिस मुझे करते हो किन्नौर को? मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मैं मतलब मुझे अपना कल्चर पसंद है। मुझे पुराने गानों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। चलो पुराने गाने तो मैं हिंदी बहुत सुनती हूँ, बट मेरे को किन्नौरी गाने एक किन्नौरी से मेरे को किन्नौरी गाने अलग ही बात है। सच में अलग ही बात है। तो आप जब पिछले इतने सालों में जा रहे हो, किन्नौर में कुछ परिवर्तन होता हुआ देखा होगा आपने? किन्नौर में कैसे बहुत आज परिवर्तन किन्नौर और तब के किन्नौर में क्या डिफरेंस लग रहा है तब आपको? के किन्नौर और आज के किन्नौर में दिन रात का फ़र्क है। कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? देखो क्या है कि कल्चर अडॉप्ट हो रहा है। जैसे आज के जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको वैसा वाला चीज़ पसंद है। देखो आप पुराने ज़माने के गाने सुन लो आप। अब जो हमारे गाने होते थे पुराने ज़माने में, आज जैसे कोई इवेंट हो गया गांव में, कोई बड़े लामा जी आ गए, उन्होंने जेंटेक कर दिया, गाने उस जेंटेक को एक्सप्लेन करते थे क्योंकि किन्नौरी हम लिख नहीं सकते हैं। तो हम आगे वाली जनरेशन क्या बोलते कि इतने तारीख को इतने लामा आए थे, इतने गांव में इतना हल्ला गुल्ला था हर गाने में। तो माउथ ट्रांसफर हो रहा है हमारा नॉलेज। थ्रू माउथ ही हम बता पा रहे हैं कि हिस्ट्री में ऐसा भी कोई इवेंट हुआ है। आज हम लोग इनको लिख सकते हैं देवनागरी। अब तो बहुत सारी स्क्रिप्ट किसी में बट भी आजकल के गानों में हाँ मतलब अर्थ अनर्थ कुछ नहीं है। चलो ये तो हर जगह हो रहा है बट वो फील नहीं है उन गानों कोई में। ऐसा फेवरेट गाना भी है क्या आपका? मेरा तो है पुराने उख्यंग का। हमारा एक उख्यंग में गाना गाते हैं हम। अभी तो मतलब ऐसे कोई रिटर्न में कई लिरिक्स वगैरह नहीं होगा। जब भी आप उख्यंग जाओगे ना तो आप औरतों को उसको गाते हुए सुनोगे। और मेरा मतलब वो जो एक्चुअल में जब डोल और हम बजाते हैं ना, उसके साथ जो नाच गाने का वो तालमेल बैठता है ना, वो मतलब वो डीजे पे नहीं हो पाता। लाइक करते हो? मैं बहुत शौकीन हूँ। अगर हो सके तो एक गाना गुनगुना सकते हो? गाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी, है ना। ठीक है। वैसे आप अगर इस टाइम कुछ युवाओं को संदेश देना चाहते हो, बहुत सारे युवा है इस टाइम, देश की हालत अलग अलग दौर से गुजर रहा है। सबसे बड़ी शक्ति युवा है, ये बात पर तो है। युवा इस वक्त कुछ युवा गलत डायरेक्शन की तरफ भी जा रहे हैं। उसमें नशे वाली चीज़ें और कई तरह की बुरी आदतों से भी गुजर रहे हैं। तो इस तरह के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? कुछ है आपके पास युवाओं का संदेश? देखिए पुराने ज़माने के लोगों ने अपने लेवल का स्ट्रगल किया है, इसीलिए आज के जो युवा हैं इस तरफ हैं। हाँ। है ना। अगर आज के युवा स्ट्रगल नहीं करेंगे ना, आपका अगला जनरेशन को आपको देने को कुछ नहीं है। आपके मम्मी पापा ने स्ट्रगल किया, इसलिए आप आज ये एजुकेशन अफोर्ड कर पा रहे हो, आप बाहर आ पा रहे हो। अगर आप अब उतनी मेहनत नहीं करोगे, आपके बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि आपके आसपास सब ग्रो हो रहा है। अगर आप नहीं ना ग्रो करोगे तो आप ही रह जाओगे पीछे। तो मेरे हिसाब से देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बट आपका फोकस बना रहना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। आपको अपना डिफाइन करना है कि मुझे ये करना है। बाकी आप एक बार आप सोच लो ना कि मुझे ये करना है, उसके बाद चाहे जैसे मर्जी डिस्ट्रैक्शन आए, आप मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। अभी फोकस बहुत ज़रूरी है। आपको किन्नौर में किसी चीज़ की कमी लग रही है क्या? आप बदलना चाहते हो यहाँ पर कुछ और नई चीज़ें लगता है? बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, जैसे किन्नौर में ना एंट्री से शुरू करते हैं हम, चाहे सड़क की हो, किसी भी तरह की हो। पता है हमारा जो किन्नौर है अलग अलग मतलब जलवायु को सहन करता है पूरे साल भर में। एक्सट्रीम विंटर होता है पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है। सड़क की हालत है, बिजली पानी है, आम शिक्षा है, स्कूली लेवल पे गांव में। आपको क्या चेंजेस लग रहे हैं? मतलब कुछ है बदलने की ज़रूरत आपको लगता है? बदलने की तो ज़रूरत है। देखो क्योंकि जो वहाँ पर रह रहा है उससे ज़्यादा लोग जो बाहर से जब हम जाते हैं ना किन्नौर में, हमको लगता है बहुत कुछ है अभी भी यहाँ पर करने के। आपको क्या लगता है? कुछ बहुत कुछ है। जैसे मैं अपना दौर बताती हूँ। हमने जब स्कूलिंग की ना, हमारे गांव में स्कूलिंग होती है हिंदी में, हाँ। जो कि गलत नहीं है। नहीं कैसे गलत होगा? भाषा ज्ञान का माध्यम है। हाँ। भाषा ज्ञान नहीं है। बिल्कुल। ये आप और मैं जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि 10th तक आपने हिंदी में पढ़ी, मैंने पढ़ी हिंदी में 10th सेम। आप सब कुछ, और 11th जब आप 12th 11th 12th में जाते हो दुनिया सब आप मतलब आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट थे वो सारे इंग्लिश में थे। अगला फिर क्या होता है, शाई हो जाता है। आगे वाला बंदा आपसे बात भी करना चाह रहा है, आपके मन में कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आप इंफीरियर फील करते हो। आपको अगर एक्सपोजर मिल भी रहा है, आप वो शायद ले नहीं पाओगे, क्योंकि आपको डर लगता है कि मेरे को मैं इंग्लिश नहीं आती। हाँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो मेरे को लगता है कि ऐसा आपने भी फेस किया है? मैंने बहुत फेस किया है, मैंने कैसे बहुत उससे बाहर ज़्यादा निकले? फेस किया। तो जब मैं 11th में पहली बार आई, मेरे 10th में थे ऑलमोस्ट लाइक 87%, और जब मैं 11th में आई तो मेरा मतलब 40%
मतलब मेरे को अचीव करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रही थी। हमारा होता है पारदर्शी, अपारदर्शी, है ना, प्रतिबिंब, और वहाँ चल रहा था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसलूसेंट। मतलब हमको पता है हिंदी में वो सब का आंसर, मैं जब वो क्या होता है हमको पता है, पर वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, इसलिए मैं फिजिक्स की कोचिंग ली थी मैंने 11th में। ओके। क्लास में कोचिंग लेता था, तब वो बोलता था कि चलो रिफ्लेक्शन बताओ, ऐसा कुछ। वो ना मुझको ही पूछता था और मैं खड़े होकर ना बोल नहीं पाती थी, क्योंकि तुम अगर हमें हिंदी में पूछोगे कि भाई क्या, हाँ, हम उसको अच्छे से आंसर देते, मैं एक्सप्लेन कर पाती। अब वो अगला रिफ्लेक्शन, मुझे वर्ड ही नहीं पता कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। हिंदी में आप मुझे पूछोगे, हम बताएंगे। वो मुझे हर बार क्लास में बोलता था कि तूने क्या सोच के इंजीनियरिंग लिया है, तूने क्या सोच के तूने नॉन मेडिकल लिया है, तेरे को तो ये भी नहीं पता। इस तरह के कुछ टीचर मिलते हैं, बहुत स्ट्रगल होती है। इसलिए मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि देखो, मैं इस बात से फुली एग्री करती हूँ, हिंदी में पढ़ाना भी कोई गलत बात नहीं है, बट ऑल ओवर द कंट्री वेर एवर यू आर गोइंग, आपको मतलब ज़रूरत पड़ती है ना। इसलिए मेरे को लगता है कि एजुकेशन शायद चेंज होना चाहिए मीडियम से ना, हिंदी से इंग्लिश में जाना ये बहुत ज़रूरी है। दोनों साथ साथ लेके चल सकते हैं हम पैरेलली। इस टाइम क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, वहाँ पर शायद ये अभी भी हिंदी मीडियम है, ये अभी भी स्कूल्स हिंदी मीडियम ही हैं। ओके। आप इतने दूर रह रहे हो, किन्नौर से रह रहे हो, फिर भी आप किन्नौर के साथ ऐसे कनेक्टेड कैसे हो आप इतने टाइम से? अरे अपना किन्नौर ही है बस। देखो आपके अंदर से किन्नौरा नहीं निकला है अभी तक? नहीं निकला। हम हमारे आसपास मतलब मेरे दोस्त हैं, कुछ तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, कुछ हैं यूपी से। हाँ। सबको किन्नौर गाने सिखा रखे हैं। चंद्रलाल के वो बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा। चंद्रलाल नेगी जी, उनके बहुत बड़े फैन हैं। चलो हमने भी थोड़ा तेलुगु सुना है, बट किन्नौरी गाते हैं मस्त। और हम मतलब उन वहाँ साउथ इंडियंस को भी हमने किन्नौरी खाना खिला रखा है। हमारे ब्रसकान होता है, हम लोग यप्पा बोलते हैं हमारे साइड। उसकी सब्जी तो मेरा एक आंध्रा का दोस्त है, उसको इतना पसंद है। और हम अपर किन्नौर में एक चूरा बनता है, तो सब जगह बनता है वो। दूध का फटके पनीर से उसको सुखा के रखते हैं। हम बनाते हैं थुप्पा, टमा थुप्पा, वो मटर होता है, उसको लोकल मटर को ड्राई करके टमा थुप्पा बना के उसमें थोड़ा थोड़ा, अभी भी बैंगलोर में हम बनाते हैं। हम सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हमारा लोसर होता है। तो लोसर में हमारा क्या होता है कि पहले वाले दिन मिथुप आना होता है, एक बंदे को गेस्ट आना चाहिए, आना होता है सुबह में। तो ये कौन कौन होते हैं? आप अकेले और मैं और मेरे हस्बैंड। अच्छा। कभी कभी अगर कोई आंध्रा वाला बंदा, कोई फ्रेंड अवेलेबल है, यूपी वाला कोई भी फ्रेंड अवेलेबल है, वो घर आ जाता है। पूरा किन्नौरी माहौल बना रखा है। पूरा किन्नौरी माहौल बना रखा है। इस बार हमने क्या किया था, इस बार हमने भेड़ बकरी भी बनाई थी, हमारे बनाते हैं। मेरी बकरी तो चलो कुत्ता ज़्यादा लग रहा था, बट बकरी हाँ वो बनाते हैं। हमने सिक्योरिटी वाले भैया को बोला था कि भैया 5 बजे आके हमारे घर आ जाना, ऐसे टक टक करके। भैया वो फूल बनाया, खाना खिलाया, भैया चल दिए। तो मतलब हाँ, हम जितना हो सके अपने तरफ से हम कल्चर फॉलो कर रहे हैं। और मैं आई विल रियली मेक श्योर कि मतलब मेरे बच्चों को भी पता चले कि मैं इस कल्चर से आती हूँ, वो इस कल्चर से आते हैं। भूलो मत उसको। ये आने वाली जनरेशन को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें ये सिखाएं। और किस तरह से दे, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात है कि अच्छी तरह से प्रेजेंट कर रही हो। अगला ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं बैंगलोर से हूँ। हाँ। अगर कल को कोई आपके नेक्स्ट जनरेशन, मैं आज तक अपने आप को कल्पा से हूँ बताता हूँ। बहुत सारे लोग बहुत बड़े एरिया का नाम बताते हैं, जैसे कहाँ से हो, हिमाचल से हो, सबको पता है। पर मैं अभी भी प्राउडली बोलता हूँ मैं कल्पा से हूँ। हाँ, तो यही है ना, अगला बच्चा ये नहीं बोलना चाहिए कि आप देखो हमारा नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है ना, हम रिटायर होते तक वहीं होने वाले हैं। तो अगर आपका बच्चा वहीं पला है, वहीं पैदा हुआ है, उसको क्या लगेगा वही बैंगलोर है उसका घर? ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि आपकी एंसेस्ट्री बहुत बड़ी है, आपका कल्चर बहुत बड़ा है, कि मतलब ये जो वैल्यूज है ये मतलब ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सो गाइज, ये थे हमारे साथ शारदा नेगी। बहुत अच्छी बातें हुई आज इनके साथ। एक चीज़ है, आप अपने कल्चर को ना भूलें। और कल्चर में चेंजेस तो आते रहते हैं, पर उसको एक अच्छी तरह से चेंजेस और अच्छी तरह से आप प्रेजेंट करें, डिस्ट्रॉय ना करें। और इनके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला है। इसी तरह से हमारे किन्नौर के युवा इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। और अगर आप ज़िंदगी में कहीं पर, जैसे आपसे एक बात करना चाहते हैं, कभी लो फील करते हो आप, तो करते होंगे आप कभी ना कभी, तो आप उससे बाहर कैसे आते हैं? बस आपने एक गाना सुनना है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। सो गाइस, आप लोग से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।